हेलो दोस्तों। मेरा नाम मरुधर देथा है और मैं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन कल तक पढ़ा था अपन ने 1857 की क्रांति, ठीक है, राजस्थान के पर्सपेक्टिव के अनुसार। अब आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, किसान आंदोलन। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल का, फिर बढ़ते हैं आज अपन किसान आंदोलन की तरफ। तो कल अपन ने अमरचंद बांटिया और तात्या टोपे जी के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपने अमरचंद बांटिया के बारे में। अमरचंद बांटिया का अपन ने देखा कि मूल रूप से तो ये आपके बीकानेर में थे, और इनके जो पीढ़ी थे बाप दादा वगैरह वो किधर चले गए थे, आपके ग्वालियर की साइड में। और ग्वालियर में इधर क्या था, जब ये झांसी की रानी शिवाजीराव सिंधिया से हेल्प मांगने आई और उन्हें हेल्प से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, उधर युद्ध किया और उनको वहां से हटा दिया और ग्वालियर पे अपना शासन स्थापित कर लिया। बट इनको फिर पैसे की जरूरत थी, तो वो जो आर्थिक सहायता दी थी वो किसने दी थी, आपके अमरचंद जी बांटिया ने। ठीक है, तो झांसी की रानी की ग्वालियर के अंदर आर्थिक सहायता दी थी, मूल रूप से बीकानेर के थे। उसके बाद में इनको कहते हैं कि कालांतर के अंदर फांसी दे दी गई थी, तो 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद कहे जाते हैं। ठीक है, और आर्थिक सहयोग के कारण इनको क्या कहा जाता है, क्रांति का भामाशाह या दूसरा भामाशाह, सेकंड भामाशाह कहा जाता है। तो ये हो गई थी आपके अमरचंद जी बांटिया के बारे में जानकारी। फिर आता है अपने तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे के बारे में अपन ने क्या देखा कि ये 2 बार राजस्थान आए हैं आपके। कितनी बार आए हैं, 2 बार राजस्थान आए हैं। उनमें से एक तो आए अगस्त 1858 को और एक आए दिसंबर 1858 को। ठीक है, तो सबसे पहले ये आए थे, आपके आए थे मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे आते हैं, मांडलगढ़ के अंदर। और वहीं पे उसके एक दिन बाद 9 अगस्त को उनका कुआड़ा का युद्ध हो जाता है इधर अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट से। ठीक है, रॉबर्ट्स के साथ में होता है और ये रॉबर्ट्स इसके अंदर जीतता है। यहां से फिर ये जाते हैं आपके रकमगढ़ की साइड, तो वहां पे भी इनका युद्ध होता है और वहां पे भी ये 13 अगस्त को हार जाते हैं, पराजित होते हैं। फिर तात्या टोपे पराजित, और यहाँ को निकलने के लिए इनकी सहायता कौन करता है, कोठारिया के जोत सिंह, वो इनकी क्या करते हैं, निकलने में सहायता। फिर झालावाड़ के अंदर ये जाते हैं, तो वहां पर जो पृथ्वी सिंह है वो अपनी सेना भेजता है इनके खिलाफ। तो उसके अंदर एक जो गोपाल पलटन है, गोपाल प्लाटून करके, उसके अलावा बाकी सारे सैनिक क्या करते हैं, तात्या टोपे की तरफ चले जाते हैं और उन्हीं की सेना से वो क्या कर देते हैं, झालावाड़ पर अधिकार, और 5 लाख रुपए लेते हैं ये पृथ्वी सिंह से। ठीक है, फिर दिसंबर 1858 को ये बांसवाड़ा के अंदर आते हैं दूसरी बार, और यहाँ पर लक्ष्मण सिंह उस टाइम का सेना था और ये अधिकार कर लेते हैं बांसवाड़ा पर भी। फिर प्रताप सिंह के अंदर रोक से ये पराजित होते हैं। उस टाइम इनके प्रतापगढ़ का शासक कौन था, दलपत सिंह। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में जानकारी। फिर बीकानेर राजा सरदार सिंह है, उसके सामने इसके 600 सैनिक है वो समर्पण कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो तात्या टोपे भी यहाँ पर कर देता है अंग्रेजों को पकड़वाने के लिए, बट यहाँ से इनको 10 घोड़े देकर ये रवाना कर देते हैं सरदार सिंह के, यहाँ से तू भाग जा, राजस्थान के अंदर तेको कहीं नहीं पकड़ने देंगे हम। ठीक है, और होता ही ऐसे ही, राजस्थान के अंदर ये कहीं भी नहीं पकड़ा जाता अंग्रेजों के द्वारा। फिर सलूम्बर के केसरी सिंह, और मैंने बताया था कोठारिया के जो सिंह है तो इसकी हेल्प करते ही हैं। और एक टोंक का नवाब है नासिर मोहम्मद खां, ने भी इसकी सहायता करी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर सिक्कर के सामान्य सहायता करी थी, इसलिए कालांतर में फांसी दे दी गई। सिक्कर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। और मान सिंह इसी का मित्र ने नरवर के जंगलों के अंदर इसको पकड़वा दिया था, और शिवपुरी के अंदर इसको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ठीक है, विरोध किया था सीएल सावर्स ने के कालांतर के अंदर, जब अपने से पूछे गए इतिहास कि इनको क्यों फांसी दे दी गई क्रांति के बाद, क्रांति खत्म होने के बाद भी, तो इसका क्या जवाब देंगे अपन। ठीक है, फिर भी इसकी किसी ने नहीं सुनी और इसको फांसी दे दी गई। और लास्ट में देखा था अपन ने नाथुराम खड़गावत की बुक राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी, राजस्थान का जो रोल क्या था 1857 की क्रांति के अंदर, उसके बारे में नाथुराम खड़गावत ने अपनी किताब लिखी थी। फिर एक अपन ने देखते हैं इधर की साइड कि आईटी प्रिचार्ड करके एक व्यक्ति है। ठीक है, उन्होंने क्या इसको बताया था कि क्रांति से इस शुरू में तो क्रांति क्या थी, एक सैनिक विद्रोह थी, और कालांतर में स्वतंत्रता संग्राम बन गई थी। ठीक है, तो आईटी प्रिचार्ड का भी एक स्टेटमेंट है। आईटी प्रिचार्ड ये कहते हैं क्रांति शुरुआत में तो सैनिक विद्रोह, अरे यार, क्रांति शुरुआत में सैनिक विद्रोह,
और बाद में ये क्या कर देती है, स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो जाती है, कालांतर में स्वतंत्रता संग्राम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आईटी प्रिचार्ड ने क्या कहा था कि क्रांति शुरुआत में तो एक सैनिक विद्रोह थी और कालांतर में क्या बन गई आपके, स्वतंत्रता संग्राम। तो ये हो गया आपके 1857 की क्रांति के बारे में चर्चाएं पूरी, ठीक है, जो की पॉइंट होते हैं अपने। फिर आज से अपन देखते हैं किसान आंदोलन के बाद में क्या हुआ। 1857 की क्रांति के बाद में जब वापस अंग्रेज पावर में आ गए, इन्होंने सब तरीके से जो ये अपना सैनिक विद्रोह था या जनता के द्वारा भी कहीं कहीं विद्रोह हुए थे, उनको क्या कर दिया था, दबा दिया था। तो फिर काफी टाइम तक ये इनके मतलब आपस में ये क्या कोई एक शक्ति उठ नहीं पाई, क्योंकि इनको पता था कि ये साले सीधे ही मारते हैं, फांसी देते हैं, ठीक है, और इसके मतलब इनसे लड़ना मतलब एक तरीके से मौत को गले लगाना। बट फिर क्या हुआ, सामंतों के काफी टाइम बाद ऐसे ही थोड़े थोड़े राजा सामंतों के है ना, वो धीरे धीरे कर वगैरह बढ़ाने लग गए जनता के ऊपर। तो अब जनता खुद विरोध में आ गई। 1857 तो में सैनिक आए थे, बट फिर कालांतर के अंदर क्या हुआ, जनता थे ना जो, वो खुद विरोध में होने लग गई इसके शासन के, कि इतने तो अलग अलग प्रकार के कर दे दिए हमें, ठीक है, और कई तरह के शोषण होने लगे, जो मनमानी तरीके से वो चाहते थे वो करने लगे। तो अब क्या कर रही है, जनता विरोध में कर रही है, आंदोलन कर रही है। तो अब इस तरीके से क्या हुआ, किसान आंदोलन का जन्म हुआ था। तो सबसे अपन आज की हेडिंग अपनी है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। और उसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बिजोलिया का किसान आंदोलन। किसका पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया की अपन बात करें तो ये सबसे पहले तो क्या था आपके, एक मेवाड़ रियासत के जो 16 ठिकाने थे आपके, ठीक है, जो 16 फर्स्ट श्रेणी के ठिकाने थे, उसमें से एक ये कौन था आपके, बिजोलिया। जो 16 मेन फर्स्ट श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से एक जो था वो आपका कौन सा था, बिजोलिया का ठिकाना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ये क्या था, फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना था। की पॉइंट इसके लिखे तो प्रथम श्रेणी या फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना। फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना। फिर उसके बाद में ये ठिकाना है, इसकी अगर ठिकाने के बारे में बात करें, बिजोलिया के बारे में पहले अपन चर्चा करें, तो ये है जो राणा सांगा ने उस टाइम अशोक परमार को दिया था। राणा सांगा ने ये ठिकाना किसको दिया था, अशोक परमार को। और इसका एक अन्य नाम भी है, उपरमाल। क्या नाम है, उपरमाल। ज्योग्राफी के अंदर अपन देखते भी हैं उपरमाल का पठार एरिया है ना, तो इस जगह को क्या कहते थे, उपरमाल। पहले ये क्या था, यही नाम था इसका, और बिजोलिया इसका क्या था, मुख्यालय था, ठीक है। तो अन्य नाम इसका हो गया उपरमाल, और प्राचीन नाम इसका देखे तो उसका नाम था विजयावली। ये भी देख लेते हैं, इसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था आपके, विजयावली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्राचीन नाम तो हो गया इसका विजयावली, अन्य नाम इसका उपरमाल। फर्स्ट श्रेणी का ये ठिकाना था, 16 ठिकानों में से एक। राणा सांगा ने इसको किसको दिया था, अशोक परमार को, ठीक है। और अशोक परमार को ये कौन है कि इसने क्या किया था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करी थी। खानवा के युद्ध में भाग लिया था राणा सांगा की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गई आपके बिजोलिया के बारे में
मोटी मोटी जानकारी कि फर्स्ट श्रेणी का एक तो ये ठिकाना है, वापस रिवाइज कर लेते हैं। अन्य नाम उपरमाल है, प्राचीन नाम विजयावल्ली है। राणा सांगा ने इसको अशोक परमार को दिया था और खानवा के युद्ध में अशोक परमार आपके सांगा की तरफ से लड़े थे। अब बात करते हैं कि बिजोलिया के आंदोलन के कारण क्या थे। ठीक है, तो कारण की अगर बात करें तो इस टाइम 84 कर लगाए जाते थे बिजोलिया के अंदर। कितने कर? 84 टैक्सेस, 84 कर लगाए गए थे। फिर जो भू राजस्व था, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू था, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा था। ठीक है, परिवर्तित कर दिया गया उसको। पहले यहाँ पर भू राजस्व था 1/6, ठीक है, कि 1/6 भाग फसल का लिया जाता था। ठीक है, और बाद में इसको क्या कर दिया गया? 1/3, यानी अगर कोई व्यक्ति 60 kg उसके माने अपन कोई चीज हुई है, ठीक है, कोई फसल हुई है उसके, तो उसमें 1/6 कितना हुआ? उसके 10 किलो। और वही अब बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1/3, मतलब कि 20 किलो। तो अब इससे क्या हुआ? उनके सामने मतलब उनके पास फसल कम बच रही है किसानों के पास में, और बाद में ये जो राजा के पास है वो ज्यादा जा रही है, तो इससे भी परेशान थे। और बाद में ये क्या किया? एक यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई लाटा कुंटा। क्या कर दी गई? लाटा कुंटा व्यवस्था। लाटा तो आपसे बात करें, पर लाटा की बात करें तो खेतों के अंदर जो अपन फसल आती है उसे काट के अपन जो गठरियां बना के अपन खड़ी कर देते हैं फसल को, उसे अपन अपने को पता है स्थानीय भाषा में, ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं कि लाटो ले लियो। ठीक है, तो ये लाटा वही है कि उसको गठरी बना के फसल को रख देना। और लाटा कूंता सा मतलब क्या होता है? कूंता मतलब राजा की तरफ से क्या आता था उस टाइम? पटवारी आता था। वो खड़ी फसल के अंदर ही आपके ऐसे इतने मतलब जैसे एक यहाँ से लेकर वहां तक आपके फसल खड़ी है खेत की, ठीक है, उस नीम तक, तो उस नीम तक की फसल आपके खेत का वो अंदाजा लगा लेता कि इतनी मण हुई है या इतनी बोरी हुई होगी। ठीक है, कि इतना कुंटल अपने आपके ये धान होगा इधर की साइड कोई भी। और वहां पर वो क्या करता था? अंदाज लगाता था कि जैसे कि मान लो 150 हो गया, 150 कुंटल आपके कोई चीज हो गया, बाजरा हो गया, कुछ भी हो गया, गेहूं वगैरह। बट जब ये इसको अलग करते, फसल को काट कर दाने उसके फसल से अलग करते, ठीक है, गठरी लगाने के बाद में, तो उसका फिर अंदाज होता वो क्या होता? थोड़ा सा कम। मतलब किसान को उसने तो बोल दिया 150 कुंटल, और हुआ कितना? 110 कुंटल ही हुआ है। तो अब उसको में से उसको क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ इसमें? किसान का हुआ, क्योंकि उसने तो लिख के चला गया पटवारी तो 150 कुंटल, अब उसको तो 150 कुंटल के हिसाब से देना पड़ेगा। अब उसने तोल के थोड़ी ना बताया था, उसने अंदाज लगाया था। तो अंदाज लगाने को क्या कहते हैं? कूंता। तो इस चक्कर में जैसे वहां पर अगर 30-35 बोरी जाती होगी, तो अब कितनी जा रही है? 50 बोरी, और जानी कितनी चाहिए थी? 30-35 बोरी। तो इस तरीके से किसान का नुकसान हो गया, तो वो इससे भी परेशान था। फिर एक बाद में आपके व्यवस्था आती है बेगार व्यवस्था, कि यहाँ पर क्या करते? काम करवा लेते किसानों से, यहाँ से राजा और सामंत लोग, बट उनको फिर पैसे नहीं देते। एक तरीके से जैसे अपने अपन स्कूल टाइम में देखते हैं कि कई बार जैसे फ्री टाइम होता था तो अपने को भी रगड़ देते थे स्कूल वाले कि हाँ आ जाओ साफ सफाई कर दो, और अपने को लगा कुछ करवाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, पैसे तो कोई नहीं दे पर, बट अपन तो उससे भी चूक जाते। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या करते थे? अपन बेगार करते थे। इसलिए अपन फिर बैठ के बात भी करते थे, चर्चा, कि आज अपन से बेगार करवा दी, है ना। तो उस तरीके से बेगार पहले राजा करवाते थे, सामंत करवाते थे किसानों से, उनको काम करवा लेते, कुछ भी आपके जो रिलेटेड था होता था उनसे, और फिर पैसे नहीं देते थे। ठीक है, तो बेगार से परेशान थे। फिर आता है आपका एक, उस टाइम चौरी कर लगता था 1903 के अंतर्गत। कृष्ण सिंह नाम का एक सामंत था, वो क्या करता था? चौरी कर लगाने लग गया। चौरी कर यानी कि जब किसानों की लड़कियों की शादी होती थी तो वो उसके पे भी टैक्स लगाने लग जाता। चौरी यानी, चौरी साहब वैसे तो जो स्थानीय लोग हैं वो जानते होंगे, ग्रामीण लोग, कि जो फेरों के अंदर जो अग्नि वाली जगह होती है, ठीक है, जिसके चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, उसको अपन चौरी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 1930 के अंदर जो कृष्ण सिंह नाम का सामंत था उसने इस पे भी टैक्स लगा दिया। किसान कह रहे थोड़ा तो भगवान से डर रहे, तुझे भी वहीं जाना है, वो कह रहे जाना होगा तब देख लेंगे, फिलहाल तो तुम मुझे टैक्स दो। ठीक है, फिर उसी का बेटा, जब उसकी कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई और उसका बेटा पृथ्वी सिंह सामंत बना, तो वो क्या होता था? जब सामंत एक यानी ठिकानेदार या सामंत जब मृत्यु होती थी और उसके मान लीजिए 4 या 5 बेटे हैं, तो उनमें से जो राजा होता था उस समय मतलब उस ठिकाने का, जैसे रियासत के अंदर, वो उसमें से उन बेटों में से एक को आगे का सामंत बनाता था, और वो उसमें उसके पास में तलवार भेजता था, और उसके वो तलवार बांधते थे। राजा के 2 व्यक्ति आते थे और उसके तलवार बांधते थे। ठीक है,
तलवार बांधने का मतलब क्या था कि राजा के साइड, जैसे लड़ने हर जगह राजा नहीं जाता था, किसी सेना से या किसी पड़ोसी राज्य से युद्ध होता था तो उसे वो सामंत जाते थे जो राजा के भाई होते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि सामंत क्या होते हैं, राजा के पास वाले रिश्तेदार होते हैं या भाई होते हैं, तो वो जाते थे लड़ने के लिए। तो लड़ने के लिए फिर क्या होता था, तलवार रखनी होती है, तो वो तलवार बंदे यानी तू मेरी जगह लड़ने जाएगा, ठीक है, राजा कहता था। तो वो तलवार बंदई का भी क्या लेता था राजा, टैक्स लेता था, तलवार बंदई कर, जिसे अपन हुक्मनामा भी कहते हैं, ठीक है, ये पेशकश भी कहते हैं, तो ये अलग अलग नाम है इसके। तो ये उस तरीके से क्या होता था, तलवार बंदई कर। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया, ये जो कर होता था वो किसानों के ऊपर थोप दिया कि तुम मेरे को तलवार बंदई कर दो। होता तो क्या है कि नया सामंत है वो राजा को ये कर देगा तलवार बंदई का, बट पृथ्वी सिंह ने क्या किया, ये किसानों से लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से 1906 के अंदर चौरी कर तो कृष्ण सिंह ने कर दिया 1903 में, और 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने ये कर दिया तलवार बंदई कर। तो एक बार इसे अपन लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो अपन बात करें कारण की, क्या आंदोलन के कारण क्या थे। तो कारण के अंदर अपन सबसे पहले बात करें तो वो आपके आता है 84 प्रकार के कर। कितने, 84 प्रकार के कर। फिर अधिक भू राजस्व, अधिक भू राजस्व। फिर उसके बाद लाता कूटा व्यवस्था, लाता कूटा व्यवस्था बता दी थी मैंने। फिर उसके बाद में आती है बेगार, बेगार से भी परेशान थे। फिर नेक्स्ट आता है आपके चौरी कर। चौरी कर के अंदर अपन ने देखा था कि 1903 कृष्ण सिंह, सामंत कौन था आपके, कृष्ण सिंह, उसने लगाया था ये किसानों, चौरी कर क्या होता है, किसानों की लड़कियों की शादी पर। किसानों की लड़कियों की शादी पर। फिर सिक्स्थ है आपके वो हो गया तलवार बंदई कर। ये आपके हुआ था 1906 के अंदर, और उस टाइम आपके इनका बेटा कौन था, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह किसानों पर लगा दिया है। देता तो कौन है, नया सामंत राजा को देता है ये तलवार बंदई कर, बट उसने क्या कर दिया था, आपके किसानों पर लगा दिया था ये वाला कर, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके बारे में चर्चा। फिर अपन देखते हैं कि ये जो बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ है वो आपके 3 चरणों के अंदर हुआ है। कितने चरणों के अंदर हुआ है, आपके 3 चरणों के अंदर। तो उन चरणों को अपन पढ़ लेते हैं। तो उसके अंदर पहला चरण आता है आपका प्रथम चरण। प्रथम चरण था आपके 1897 टू 1914, ठीक है। 1897 से लेके जो 1914 तक का जो काल था उसे अपन क्या कहते थे, बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण। तो प्रथम चरण के अंदर आपके क्या हुआ था कि जो यहाँ के एक गांव था गिरधरपुरा, ठीक है, तो इस गिरधरपुरा गांव के किसान थे, धाकड़ जाति के किसान।
उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। वापस से देखते हैं कि धाकड़ जाति के किसान धाकड़ जाति के किसान कहां से, गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव से शुरू किया था यह आंदोलन। और यहां पर एक दिन एक व्यक्ति थे, साधु सीताराम दास। ठीक है, वो क्या थे, लाइब्रेरियन थे। ठीक है, तो इधर की साइड एक मृत्यु भोज का कार्यक्रम हो रहा था आपके किधर, गिरधरपुरा गांव के अंदर। तो इस गिरधरपुरा गांव के अंदर जब ये मृत्यु भोज का फंक्शन, सॉरी फंक्शन कहना गलत होगा, तो मृत्यु भोज का कार्यक्रम हो रहा था आपके। ठीक है, तो यहाँ पर किसान सारे इकट्ठा हुए, 10-12 गांव के आसपास के धाकड़ जाति के किसान, और वो आपस में बात करे दूसरे कुछ चीजें। जैसे पहले तो अपने होती है मेनली खाने पीने की बातें होती है। ठीक है, पहले तो दबा के वहां पर जो जिसके भी शादी हुई है, ऐसी कुछ चीज हुई मृत्यु भोज वाली, तो वहां पर पहले तो दबा के खाएंगे और बाहर आके फिर नुस्खे निकालेंगे। ये इसमें मीठा कम था, ये मीठा ज्यादा था, ये फलाना मिर्ची थोड़ी सी सही होनी चाहिए, मसाला पक गया था, जल गया था, इस तरीके से बातें करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं भैया तो फिर खाओ ही मत, और खाओ तो फिर गिनाओ मत। बट क्या करे, आदमी अपनी आदतों से लाचार है। ठीक है, तो ये वैसे इसी तरीके से वैसे ही बात कर रहे थे। तो फिर बातों के अंदर बातें आई, सारे इतने जन इकट्ठे थे। तो ये कहते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक है, ये तो खाना पीना छोड़ो यार, इन टैक्सेस का कुछ करो। ये 84 प्रकार के कर लग रहे हैं। तो एक उनमें से कहता है यार कर तो क्या, भू राजस्व ही देखो ना, 1/6 की जगह 1/3 कर दिया है। फिर उनमें से कहता है अरे बात तो ठीक है यार, लाटा मोटा भी तो देखो कौन सा कम है। पटवारी आता है अपने हिसाब से ठोक जाता है कि हाँ ये लो 150 कुंटल। अरे 150 कुंटल हुआ कहाँ है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्लास के अंदर, और एक जने कोई आए मैनेजर यहाँ पर अपने में से, और वो कहे सर क्लास में कितने लड़के। अभी एक तो मेरा यूं तरीका हो गया भाई, पर्टिकुलर एक एक बच्चे को गिनूं मैं, यहाँ भाई 200 जने लड़के हैं इस क्लास के अंदर, और एक मैं ऐसे अंदाज से बोल दूं कि सर हाँ नहीं 250 बच्चे हैं। ठीक है, तो अंदाज लगाना तो कुंता हो गया, और बाकी एग्जैक्ट है वो 200 बच्चे हैं इसमें से। तो मैंने तो अंदाज लगा दिया, अब है कि नहीं है। तो उसने कहा कि यार इससे भी परेशान है। और फिर एक जना उसमें से कहता है कि यार परसों मेरे से तो लकड़ियां कटवा ली। ठीक है, बिना मतलब के, यार मेरे को लगा पैसे देंगे, पैसे भी कुछ मिले नहीं। और फिर ये चमरी कर, ये तलवार बंदा कर, तलवार बंदी कर, तो नए नए लगे ही थे। तो इन सबसे परेशान थे। तो साधु सीताराम दास इनको एक सजेशन देता है कि तो आप इनका शिकायत क्यों नहीं करते, सामंतों की शिकायत। तो ये फिर कहते हैं कि बाबो सबने के बाबा ने कुण के, मतलब सामंत तो सबको कह सकता है, सामंत को कौन कहे भाई। तो साधु सीताराम दास इनको सजेशन देते हैं कि इसके ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी होती है इनकी, कि कौन, कि वो होता है राजा अपनी रियासत का। तो आप क्यों नहीं अपने मेवाड़ की रियासत के जो राजा है, जो उस टाइम के थे आपके फतेह सिंह, तो आप फतेह सिंह के पास में क्यों नहीं जाते। तो वो कहते हैं यार अपने में से कौन जाएगा। तो दो व्यक्ति जाते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दो व्यक्ति जाते हैं, बट इनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले के प्रथम चरण के अंदर धाकड़ जाति के किसान गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, आंदोलन शुरू। फिर सेकंड जो इनमें कैरेक्टर के अंदर नाम आता है वो आता है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास है वो दो व्यक्तियों को, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को क्या करता है, ये भेजते हैं आपके समस्याओं के समाधान के लिए। फतेह सिंह के पास में। समस्या लेकर कहां गए, फतेह सिंह के पास में। तो फतेह सिंह क्या कहता है कि एक जांच अधिकारी को भेजता है। ठीक है,
फतेह सिंह भेजता है आपके एक जांच अधिकारी को, उसका नाम था आपके हामिद। हामिद नाम के जांच अधिकारी को आपके ये फतेह सिंह भेजता है। बट आपको भी पता है जो ये जांचें होती है अपने इंडिया के अंदर, वो कई बार तो इतनी लंबी चलती है कि 4-4 5-5 पीढ़ियों तक की इनके फैसले नहीं आते हैं। तो जो मेन इनके अंदर भी ऐसे ही हुआ कि जो मेन आंदोलन करता थे वो पीढ़ी तो खत्म ही हो गई। अब नई पीढ़ी वालों को इतना कुछ जानकारी है ना कोई बात, और ना कोई पढ़ी है इतनी। ठीक है, कोई भी चीज को अपन देखते हैं, आज भी गवर्नमेंट के अंदर अपन देखते हैं कि किसी चीज को शांत करना है तो उसे लंबा खींच लो। ठीक है, हाथों हाथ कुछ रिएक्शन करोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा। ठीक है, तो किसी चीज को अगर अपने को शांत करना है या कुछ करना है तो उसको लंबे समय तक खींच लो, तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे परेशान होकर हट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इतने लंबे समय तक ये कोई आंदोलन आपके एक साथ एकजुटता से, उसी ऊर्जा से आपके ये आंदोलन नहीं हो सकता। ठीक है, सबके अंदर किसान है, इनके अंदर शामिल है, सबके घर के अंदर काम है, तो वो इतने आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभा सकते। ठीक है, तो ये जांच अधिकारी हामिद था, और वही हुआ कि थोड़े दिन बाद ये बात मतलब एक तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई, और प्रथम चरण है वो असफल एक तरीके से हो गया, समाप्त होकर। तो प्रथम चरण को वापस देख लेते हैं कि 1857 वैसे 1914 तक चला था। धाकड़ जाति के किसान थे, गिरधरपुरा नामक गांव से शुरू हुआ था। साधु सीताराम दास है वो इनको एक समस्या का हल देते हैं कि आप फतेह सिंह के पास जाओ तो दो व्यक्ति जाते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ठीक है, और जांच अधिकारी कौन था आपके हामिद। फिर इसके बाद अपन देखें तो ये जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है जो गए थे, उनको फिर ये फतेह सिंह और ये रियासते वाले मचकाते हैं कि आज से बाद इधर से दिख गए ना तो फिर सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इधर से ये बेचारे क्या करते हैं, इनका ही एक तो दुश्वार कर देते हैं रियासत के अंदर आना। फिर अपन देखते हैं कि इनमें जो व्यक्ति थे, ये प्रथम चरण का आंदोलन था, ये स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया था। तो इन चलाने वाले स्थानीय नेता कौन थे आपके, उनके नाम देख लेते हैं। तो स्थानीय नेता, उनके अंदर सबसे पहला नाम आता है प्रेमचंद भील। प्रेमचंद भील। फिर सेकंड आता है आपके फतेहकरण चारण, क्या नाम आता है, फतेहकरण चारण। और थर्ड आता है आपके एक नाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, तो ये स्थानीय नेता है, वो इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, पहले चरण का कौन कौन से वापस से बोलो, प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। तो ये हो गया आपके स्थानीय नेताओं के बारे में जानकारी, और यहाँ पर ये एक तरीके से खत्म हो जाता है। फिर दूसरा चरण आता है आपका, ठीक है, 1915 से लेकर 1923 तक। उसे अपन कल चर्चा कर पाएंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार बायोडेटा दे देता हूं कि उसके अंदर क्या है। आपके जो ओछड़ी पे ये साधु सीताराम दास है, वो विजय सिंह पतिस के पास जाते हैं। ठीक है, ये एक यूपी के आंदोलनकारी थे अपने, तो उनके पास जाता है और कहते हैं और भूप सिंह जी कैसे हो। तो वो कहता है इधर उधर देख के, कि भाई कौन भूप सिंह, मेरा नाम तो विजय सिंह पतिक है। वो कह रहा है मेरे को सब पता है, आपका नाम भूप सिंह है, आप अजमेर की जेल से दौड़ के आए हो, फलाना ढिकाना। तो सब फिर कहता है कि भाई यहाँ चाहता क्या है तू, साधु सीताराम दास से पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो ये बिजौलिया किसान आंदोलन करते हैं, मैं उसको आपका नेता बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर ये राजी हो जाते हैं नेता बनने के लिए साधु सीताराम दास के कहने पर, और इनका बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और विजय सिंह पतिक बहुत ही अच्छे मतलब आंदोलनकारी थे एक तरीके से, उनको पता था आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ठीक है, बिना उसको नष्ट किए कैसे सबकी एनर्जी को अपने को यूज लेना है। ठीक है, और कैसे सिस्टमेटिक तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से फिर विजय सिंह पतिक ने इसको दूसरे चरण का किया था, वो अपन पढ़ पाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद, जय भारत।